ओके, हम अभी डिस्कस करने करेंगे द डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट्स। कि हम नेशन स्टेट्स की बात करते हैं। हमने पीछे पहले पढ़ा था कि नेशन स्टेट्स क्या होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कौन से ऐसे फीचर हैं जो नेशन स्टेट्स को सॉवरन बनाते हैं। उनकी नेशनलिज्म है, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट हैं, इक्वल हैं बिफोर एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। ठीक है, तो इस तरह से वो उनकी आइडेंटिटी बनती है, उनके फीचर्स में आता है। अब हम कहते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऐसा हुआ है कि जो नेशन स्टेट है, हम ये कहते हैं कि ये जो सॉवरेनिटी की बात थी, ये जो इंडिपेंडेंस की बात थी, कि ये नेशनलिज्म उनके अंदर है, तो ये जो फिनोमिना है नेशन स्टेट्स का, कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जो फीचर्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि नेशन स्टेट के अंदर अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि उनके डिसीजंस को कंट्रोल किया जा रहा है, उनके मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है। नेशन स्टेट्स अब अपने मामलात, अपने फैसले, अपने डिसीजंस, अपने कानून अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों के साथ लिंक हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्रीमेंट्स के सिग्नेटरीज होने की वजह से वो लोग, ये जो रियासतें हैं, ये जो कंट्रीज हैं, ये दे आर नॉट दैट मच इंडिपेंडेंट, आप कह सकते हो। ये जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, सम पीपल आर थिंकिंग कि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये डेड हो गया है, ये ख़त्म हो गया है, या ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो हम उसके पीछे रीज़न पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो स्टार्टेड लिविंग, अब दुनिया के अंदर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो रहे हैं, सर्विसेज हो रही हैं, पीपल हो रहे हैं, नॉलेज हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट्स इतना ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है, ये दैट शोज द रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन ऑफ द नेशन स्टेट्स विद ऑल द अदर नेशन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बॉर्डर्स क्या हो गए, सॉफ्ट बॉर्डर हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन, ये इट शोज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस की वजह से, जिसमें ये फ्री एक्सचेंज हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है, इस वजह से जो नेशन स्टेट है वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी सॉवरेनिटी और जो उसके फीचर्स हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं एक ख़ास, ठीक है, ट्रेडिशनल, जो उसके रवायती उसके फीचर्स हैं, वो उसको खोता जा रहा है। ठीक है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मीन्स आफ्टर 1950, ठीक है, 1950 के बाद क्या होना शुरू हुआ, द राइज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सॉवरन नेशन स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, कि जैसे हमारी जो कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में हुई है, इसी तरह से कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी नेशन स्टेट्स जो थी एशिया और अफ्रीका में वो आज़ाद हुई हैं। ठीक है, उनका नंबर बढ़ता गया है। उनका मकसद क्या था कि इंटरेक्शन हमारा बढ़े। ठीक है, इंक्रीज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इंटरेक्शंस। ठीक है, ये जो बहुत सारे नंबर ऑफ सॉवरेन नेशन स्टेट्स बढ़ी हैं, इनका क्या मकसद था कि हमारे इंटरनेशनल इंटरेक्शंस हैं वो बढ़ें। ठीक है, और उसके साथ और भी सेवरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसने नेशन स्टेट के जो सिस्टम है, उसके स्ट्रक्चर है, उसको अटैक किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वाई एंड हाउ द नेशन स्टेट हैज चेंज्ड। ठीक है, कि नेशन स्टेट सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं कैसे और क्यों तब्दील हुआ है। ठीक है, जो तब्दीली आई है वो कितनी लेवल पे तब्दीली आई है, और क्या जो नेशन स्टेट सिस्टम है इज इट डेड। ठीक है, क्या ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो गया है और इट इज हेडिंग फॉर अ डिमाइस। इसकी आपके मैं एक एग्जांपल ये देती हूँ। जब हमने टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस का हमने पढ़ा था, या हमने उसके अंदर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कहा था। तो उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने आईएमएफ की बात की थी। तो आईएमएफ के बाद के टॉपिक के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज। ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज जो आईएमएफ इंट्रोड्यूस करवाता है उन कंट्रीज के लिए जो कि लोन लेते हैं। ठीक है, और वो जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज उन कंट्रीज को लेना ज़रूरी होती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने इस साल कहते हैं कि ओनली बिकॉज ऑफ दैट द रोल ऑफ आईएमएफ और उसके जो डिफरेंट उसके पॉइंट्स होते हैं, हमें उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं अगर हमने उनकी कोई, अगर हम उनसे लोन लेते हैं तो। ठीक है,
उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने जो बजट के अंदर हम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं वो हमने नहीं बढ़ाई इस साल, ठीक है, सॉरी ये लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उस साल हमने नहीं बनाई क्योंकि द पर्पस वाज कि हमने ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करनी है, हमने टैक्सेस ज़्यादा इकट्ठे करने हैं ताकि हम IMF का लोन उतार सकें। सो ये हमें शो कर रहा है, ये बात हमें बता रही है। अब आप लोग ये सोचो, इज पाकिस्तान और एनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज which is who is getting loan from IMF is a sovereign nation state or not? ठीक है, तो आप ये सोचो कि क्या वो सॉवरन है या नहीं है। या जब आप ये कहते हो कि जब यूएस की फोर्सेस ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा एबटाबाद से, तो क्या जब उन्होंने अटैक किया उसको पकड़ के लेके गए, तो डज इट शोज दैट पाकिस्तान इज अ सॉवरन कंट्री? तो दीज आर सर्टन सिचुएशंस, देयर आर सर्टन जो कहते हैं कि कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्या वो जो पर्टिकुलर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था कि ये सॉवरन होगी, वो मेंटेन है या नहीं है। तो कहते हैं कि जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड वॉर 2 की जब ख़त्म हुई थी, दूसरी जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई थी, तो उस टाइम में नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ता गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी जंग अज़ीम के आखिर में जो मुल्क थे, बहुत सारे कंट्रीज जो सॉवरन स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व थी। एक तो बहुत सारी न्यू सॉवरन स्टेट्स इमर्ज हुई, ठीक है, नए मुल्क बने जिनके अंदर कौमियत की बिना पे, और क्या था कि ये न्यू ये जो सॉवरेन स्टेट्स इमर्ज हुई, तो उनका मकसद ये था इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, कि हम हमारी बराबरी हो पूरी दुनिया में और हम अपनी मर्जी से अपना एक्शन ले सकें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मैनी चेंजेस हैव बीन अकर्ड, मैनी चेंजेस हैज बीन टेकन प्लेस इन दैट नेशन स्टेट सिस्टम, बहुत सारी वजूहात की बिना पे, ठीक है। आप क्या कह रही हैं कि 4 एलिमेंट्स, जो हमने 4 एलिमेंट्स पीछे पढ़े हैं हमने कि 4 एलिमेंट्स उसके कौन से हैं नेशन स्टेट के, तो वो जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तब्दीली आ गई है। रिजल्ट क्या हुआ है? उस तब्दीली की वजह से, जैसे सॉवरेनिटी में चेंज आ गया है, अब बॉर्डर्स, क्रॉस बॉर्डर अक्सर ऐसा होता है कि इलीगल माइग्रेशन होती है, तो इलीगल माइग्रेशन इज द पॉइंट, इज द फैक्ट दैट सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन स्टेट हैज बिन इन डेंजर, ठीक है, कि वो नेशन स्टेट का जो इसी क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन की वजह से, क्रॉस बॉर्डर जो इलीगल माइग्रेशन होती हैं, लोग माइग्रेट करके जा रहे होते हैं मुख्तलिफ जराए से, इलीगली जो होती है, ठीक है, तो गैर कानूनी तौर पर जो लोग हिजरत कर रहे होते हैं, तो वो भी शो कर रहा है कि नेशन स्टेट के अंदर जो तब्दीली आ रही है। अब इस तब्दीली की वजह से क्या हुआ है कि जो नेशन स्टेट सिस्टम है ये कमजोर हो गया है। किस वजह से? एक तो ये है कि सेवरल पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, नॉन रियासत से अलग ऐसे एक्टर्स इमर्ज हो गए हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं कि जिनकी वजह से नेशन स्टेट का रोल कम हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर एज, ये दिस टाइम पीरियड यू कैन से इज अ न्यूक्लियर एज, जिसमें कंट्रीज आर ट्राइंग टू लाइक, एक तरफ तो कुछ मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए, तो दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि ये जो न्यूक्लियर का जो टाइम पीरियड है, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं जो कंट्रीज बनाते हैं वो अब ना बनाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि नेशंस की आपस में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू अ सिस्टम, ठीक है। और ये चीज़ें हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, न्यूक्लियर एज की वजह से रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, इंटरडिपेंडेंस कंट्रीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि नेशन स्टेट का रोल कम हो गया है, राइट। अब हम देखेंगे फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, और यू कैन से द व्हाट आर द रोल, और यू कैन से व्हाट आर द रीजंस। ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल नेशन स्टेट सिस्टम था, एक नेशन स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम था, ठीक है, सेंट्रिक के इंटरनेशनल सिस्टम ऐसे बना हुआ है जिसके अंदर नेशन स्टेट सिस्टम मौजूद है, तो ये थोड़ा सा इसको धचका लगा है, थोड़ा सा ये सेटबैक हुआ है, इसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, थोड़ा सा वीक हुआ है। किन वजूहात पे? ओनली बिकॉज ऑफ दीज 8 रीजन्स, ठीक है। इन 8 रीजन्स की वजह से आप ये भी कह सकते हो, और भी बहुत सारी वजूहात है अगर आपने कोई ऑब्जर्व की हो। नंबर 1, इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस, यूनिवर्सलिज्म एंड नेशनलिज्म, ट्रेंड्स टूवर्ड्स इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, न्यूक्लियर एज एंड इट्स इम्पैक्ट, limitations on nuclear national power, erosion of the concept of sovereign equality of the nation states, rise of several powerful non-state actors and the globalization, ठीक है। अब हम बारी बारी एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
अब आपको खुद ही इस सेंटेंस से पता चल रहा है हम ग्लोबलाइजेशन को शुरू से पढ़ ही रही है, यही पॉइंट रहे हैं इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। ठीक है, शुरू से हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि देयर हैज बीन इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस अमंग द नेशंस, कंट्रीज के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है, इन्हिसार कर रहे हैं एक दूसरे के बगैर, वो इस टाइम पीरियड में इस तरह से उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस ये क्यों इंटरडिपेंडेंस हुई है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट इंक्रीज इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस। एक तो ये कि जो राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट की जो स्टेट बनी है, इमर्ज हुई है, उसका मकसद क्या है, वो ये उसका पर्पस ये है कि मैं अपने तमाम जो नेशन है उसके लोग हैं उनके लोगों को ज़रूरियात फराहम करूँ। ये जो वेलफेयर स्टेट है, एक ये रियासत है, वो क्या उसने उसका मकसद क्या है कि मैं अपने जितने भी शहरी उनकी ज़रूरियात पूरा करूँ। अब यही देखो कि इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सारी चीज़ें आपके अपने मुल्क में मौजूद नहीं हैं। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर नेशंस, यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एक मकसद ये है, इस वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई। दूसरा ये द एज ऑफ मैस प्रोडक्शन। ठीक है, कि अब जो चीज़ें बना रहे हैं ना वो अब वो बहुत बड़ी मिकदार में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में बना रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, अब वो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा क्यों बन रही हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास चावल ज़्यादा बन रहा है, गंदम की पैदावार ज़्यादा हो रही है, कपास की पैदावार ज़्यादा हो रही है, तो किस वजह से कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल स्फेयर्स में हमारी एडवांसमेंट आ गई है, तब्दीली आ गई है, बेहतरी आई है, उस वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब प्रोडक्शन बढ़ गई है, उस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से क्या है, ज़ाहिर सी बात है हम सारा तो वो इस्तेमाल नहीं करते ना, हम क्या करेंगे, इसी वजह से वो जो मैस प्रोड्यूस हुआ है, जो प्रोडक्शन हुई है, वो दूसरे कंट्रीज के साथ फिर हम शेयर करेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग द इंक्रीज डिमांड्स फॉर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे जैसे जो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं लोगों की, तो उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंटरेक्शन हो रहा है। कम्युनिकेशन के अंदर रेवोल्यूशन आया है। ठीक है, अब ईजी कम्युनिकेशन हो गया, ईजी, आप आराम से बातचीत, घर बैठे आप किसी दूसरे मुल्क की कंपनी के साथ चीज़ें मंगवा रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, आप उनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कंपनीज के साथ आप जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं। इस वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द ग्लोब, कि ये लोगों की जो मूवमेंट है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो सलाहियत थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं, ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनली जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ गई है। आप क्या कह रहे हैं कि हर अब इन इन फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, कि वो मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ गया है, डिमांड्स को फुलफिल भी करना है, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सचेंज भी करना है दूसरे नेशन स्टेट्स के साथ, तो उस वजह से इंटरडिपेंडेंस हमारी बढ़ गई है। रिजल्ट क्या है इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से, कि हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंटरनेशनल इंटरेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स और इंटरनेशनल एजेंसीज बन रही हैं। ठीक है, रीजनल ग्रुप्स जैसे हम कहते हैं, सार्क की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, जो एक बनी हुई है, या यूरोपीय यूनियन है फॉर एग्जांपल, किस वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इंटरेक्शन जो है। अब हर नेशन स्टेट अपने आप को महसूस करिए कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों, और हर कोई एक दूसरे के ऊपर सोच रहा है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैंने अपनी ज़रूरियात अपने खुद से फुलफिल नहीं कर सकता, मैंने ऑयल लेना है, मैंने मशीनरीज मंगवानी है, मैंने फूड जो क्वांटिटी है वो मंगवानी है, या जो हमने बाकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो हमने दूसरी कंट्री से मंगवानी है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे या वो अंडर डेवलप्ड हो। डेवलप्ड भी जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेता है, वो अंडर इन पुअर कंट्री से लेता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रिच स्टेट्स बिकम डिपेंडेंट अपॉन द पुअर। रिच स्टेट्स भी पुअर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल वहां से लेना होता है, रॉ मटेरियल उनको मिलेगा तो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और इस वजह से क्या है कि पुअर स्टेट्स फाउंड एसेंशियल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय डिपेंडिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम द रिच स्टेट्स। रिच स्टेट्स डिपेंडेंट है पुअर के ऊपर क्योंकि उन्हें उनसे रॉ मटेरियल लेना होता है, और पुअर डिपेंडेंट है रिच के ऊपर क्योंकि उन्होंने उनको चीजें अपनी एक्सपोर्ट करनी होती हैं।
इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यूनिवर्सलिज्म है, नेशनलिज्म है, इसके अंदर क्या है कि इंटरनेशनल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसलिए नेशन स्टेट को किस चीज़ को महसूस करता है, जैसे जैसे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता गया है, इनके दरमियान में इंटरेक्शन स्ट्रांग होते गए हैं, इनके दरमियान में इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेशंस के लिए कि वो कंपैटिबिलिटी देखें, वो ये देखें कि जो उनके गोल्स हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, और जो नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस है उनके दरमियान में कैसे बैलेंस लेके आना है। अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या है और जो उसके साथ दूसरे कंट्रीज हैं जिसका साथ उसका ताल्लुक है, उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उनके कौमी मफादात क्या हैं। उन कौमी मफादात की नज़र पे एक तो अपने कौमी मफादात और एक दूसरे मुल्क के कौमी मफादात जिनके साथ वो लिंक है, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकसद क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाई जाए, ठीक है, कि इंटरनेशनली जो कंट्रीज आपस में लिंक्ड हैं उनके दरमियान में पीस और सिक्योरिटी के जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। नेशन स्टेट फॉर्मुलेट द गोल्स ऑफ इस नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, कि जो नेशन स्टेट है, हम अगर अपने गोल बनाते हैं, हमने अपनी अगर पाकिस्तान अपनी इसके लिए फ़ायदे के लिए, मफादात के लिए, नेशनल मफादात हम ये कहेंगे, कौमी मफादात के लिए अगर वो कोई गोल बनाता है, ठीक है, तो हमने किस तरह से बनाने होते हैं ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे दुनिया में मौजूद हैं, हम इंटरनेशनली लिंक है दूसरे मुल्कों के साथ, तो हम अच्छी तरीके से ताल्लुकात हमारे मेंटेन रहें, ठीक है। हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ इस वजह से रिलेशनशिप में होते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी उसके मुताबिक हम रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है। पावरफुल एक्टर्स पर सुपर पावर, ठीक है, पावरफुल एक्टर्स या जो सुपर पावर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर सकते हो, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है ये देखना आर्म्स को कंट्रोल करना, ये जो हथियार बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर उनको कंट्रोल करना, उनकी कमी करना या उनको ख़त्म करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो आर्म्स रेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मुल्क आपस में इन इनको हथियार बनाने के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि पावरफुल एक्टर्स, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यूएन, यूएन इज़ अ पावरफुल एक्टर, ठीक है, एक सोर्स है, ये सुपर पावर्स है, उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है कि ये क्या करें, कंट्रीज को इन्वॉल्व करें कि इस आर्म्स रेस से हट जाए, ठीक है। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि नेशन स्टेट क्या करती हैं, दे एक्सेप्ट एंड सर्व यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट, कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं, यूनिवर्सली पूरी दुनिया के जो ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, वैसे जो जनरली नॉर्म्स नजर आ रहे हैं उनको मुताबिक काम कर रहे होते हैं, लेकिन मकसद क्या होता है, अपने इंटरेस्ट को देखना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, दैट इज कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और किस तरह से दैट शोज द पॉइंट ऑफ यूनिवर्सलिज्म, कि वो ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेप्ट करने हैं, उन चीज़ों को तरफ जाना है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो कि एक तो अपने कौमी मफादात के मुताबिक होगा और दूसरा जो पूरी दुनिया के कॉमन इंटरेस्ट के लिए होगा। ये पॉइंट आपको ये आ जाता है कि आजकल के टाइम पीरियड में पहले सब ये कहा जाता था कि जो इन्वायरमेंट का की सिचुएशन है या जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ एक कंट्री तक महदूद है, मतलब जो माहौल है उस माहौल को प्रोटेक्ट करने के का जो असर है, असरात हैं, वजूहात हैं या जो रीजंस हैं उसको कंट्रोल करने की वो सिर्फ मुल्क तक महदूद है। लेकिन नहीं, अब ये जो माहौल को चेक करना, बैलेंस करना, देखना, उसको बचाना पूरी दुनिया का कंसर्न बन गया। अगर एक मुल्क के अंदर जंगलात में आग लग जाती है तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सबके लिए फिर नुकसानदेह, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करना है, ऐसे इंटरेस्ट की तरफ जाना है जो कि पूरी दुनिया के इंटरेस्ट के लिए होगा। ट्रेंड्स टूवर्ड इंटरनेशनल और रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि इंटरनेशनली जो कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक तो इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेशनली कैसे जुड़े हुए हैं, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आपस में लिंक है। और रीजनल इंटीग्रेशन की एग्जांपल देते हैं तो जैसे है यूरोपीय यूनियन है, सार्क है, राइट। तो ये कह रही है कि एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, एक तरीका बनता जा रहा है कि जिसके अंदर जो मुल्क हैं एक तो वैसे ही लिंक है ना एक दूसरे के साथ इंटरनेशनली, दूसरी उनका लिंकेज कैसे हुई है, इस इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की वजह से, रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से, ठीक है। अपने जो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं कोई भी मुल्क अकेला नहीं
हासिल कर सकता है। इसलिए उसके उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो कोऑपरेट करे, ताउन करे, किनके साथ, रीजनल लेवल पे भी, जैसे हम सार्क की बात करते हैं, ये रीजनल लेवल पे होगा, एक खित्ते के लेवल पे है, और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल की एग्जांपल आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यूएन। आप कह रही हैं कि डेवलपमेंट्स स्ट्रेंथन हो रही है दुनिया के अंदर, जो लोगों के दरमियान में ये बातचीत है कि हमने कॉमन गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। ये किस तरह से बढ़ रही है लोगों के दरमियान ये शऊर आना, ठीक है, कि हमने दुनिया के अंदर लोगों के दरमियान ये शऊर आ गया कि हमने किन किन चीज़ों को अचीव करना है, हमारे कॉमन गोल्स हो। कॉमन कौन से होंगे? जो सबके मुफादात एक जैसे होंगे। जैसे अब आजकल मुफादात की अगर हम ये बात करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को ये मुफादात कॉमन है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है। तो ये जो कॉमन गोल है, अब ये कॉमन गोल लोगों के दरमियान में कैसे फैल गया है, लोग कैसे इस चीज़ के ऊपर राजी हो गए हैं, लोग कैसे इस चीज़ को मान लिया उन्होंने, किस वजह से? एक तो ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन दोनों सब बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा करती हैं, इस वजह से उनके जो गोल हो जाते हैं मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स के, वो कॉमन हो जाते हैं, राइट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो गई हैं, रीजनल एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस कहते हैं ये इसकी आप डिफेंस के लेवल पे बचाव के लिए अपनी ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है, जैसे नेटो की एग्जांपल देते हैं, ठीक है। नेटो इज एन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो बहुत सारी कंट्रीज की आपस में मिलके उसके अंदर उनकी डिफेंस या आर्मी या ये जो फोर्सेस हैं वो मिली हुई हैं, तो ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। द राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी इमर्ज हुई हुई हैं, किसमें इंगेज्ड है, इनका मकसद क्या है? सोशो इकोनॉमिक कल्चरल कॉपरेशन, कंट्रीज के दरमियान में, नेशन स्टेट्स के दरमियान में सोशली कॉपरेशन हो, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, कल्चरल कॉपरेशन हो, ठीक है। ट्रेड ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है। ट्रेड ब्लॉक्स के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज आपस में किस लेवल पे ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे। यूनाइटेड नेशन की बात आ जाती है, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन की स्टेबिलिटी है, उसकी एक मयार है कि वो सही तरीके से काम करे, वो मौजूद रहे, वो प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके मेंबर्स उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, उसकी सिग्नेटरीज जो उसके एग्रीमेंट्स हैं उनको इनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। और जो रिलेशनशिप है, एक तो बायलेटरल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं दो मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप बायलेटरल, फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। और रीजनल रिलेशंस, पाकिस्तान का रिलेशनशिप इंडिया के साथ कैसा है, चाइना के साथ कैसा है, ईरान के साथ कैसा है, अफगानिस्तान के साथ कैसा है, बाकी मुल्कों के साथ कैसा है, ठीक है। तो ये रीजनल रिलेशंस हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए कि एक इनकी इन रिलेशनशिप ने एक इदारे की शक्ल ले ली है, कि इदारे की फॉर्म में ये आपस में मिलके कैसे काम कर रही हैं। जब इदारे के तौर पे ये काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड हो गए, तो इसका मतलब है इनके रिलेशनशिप फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स, कि इंटरनेशनल मूवमेंट्स अब आप ऑब्जर्व करते हो कि ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई हैं। इन इंटरनेशनल मूवमेंट्स की वजह से लोग आपस में यूनाइटेड हैं। आप कोई भी मूवमेंट ऐसी पूरी दुनिया में चलती है, जैसे आजकल ये बात कर रहे हैं मी टू मूवमेंट है, ठीक है, जो कि है हरासमेंट टुवर्ड्स वुमेन की तरफ, ये मूवमेंट जो शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी हॉलीवुड के स्टार्स ने, फीमेल जो उनकी सेलिब्रिटीज़ थी, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं, या जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो या फिर ये जो मीडिया में इन्वॉल्व हैं, वो उनको कैसे हरेस करते थे, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने ये स्टार्ट की थी ये मूवमेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल गई है। अब अक्सर अगर आप ट्विटर यूज़ करते होगे तो इस मी टू मूवमेंट के ऊपर आपको पाकिस्तान के अंदर भी केसेस दिखाई देते होंगे, इंडिया के भी केसेस दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं कि जो कि क्या कर रही है, बहुत सारे मुल्कों को इस तरह से इकट्ठा कर रही है। नीड फॉर फाइटिंग द मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनली जो टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, इसको देखना, इसको कंट्रोल करिए, कौन इसको कंट्रोल करेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कौन, सॉरी, टेररिज्म को कौन मैनेज करेगा, कौन इस पर चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो ये जो इसके ऊपर जो डोमिनेंसी है, उस डोमिनेंसी के अंदर भी लोगों के आपस में झगड़ा हो रहा है, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों का। अब आप ये देखते हो कि अगर ये जो मिडल ईस्ट में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये जो सिचुएशन चल रही है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस, फॉर एग्जांपल, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम खत्म करेंगे, हम आए, हम वहाँ कंट्रोल करें, हम अपनी फौज भेजें। दूसरा मुल्क कह रहे हैं नहीं, हम अपनी फौज भेज के वहाँ से दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो जंग है, ये जो झगड़ा हो गया है डिफरेंट मुल्कों के दरमियान में, इसकी वजह से भी एक जो है ना वो इंटीग्रेशन कैसे हो गया, या फिर कुछ ब्लॉक्स बन गए हैं।
अब एक कुछ कंट्री का ब्लॉक कहता है कि हम इसके खिलाफ हैं, कुछ कंट्री के ब्लॉक जो लोगों का ग्रुपिंग बनी हुई है कंट्रीज की, वो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। तो ये जो ग्रुपिंग होगी लोगों की ओनली बिकॉज टू फाइट दैट इंटरनेशनल टेररिज्म, मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एनवायरमेंट अदर, ठीक है, मूवमेंट चल रही है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट के लिए। तो अब ये शो कर रहा है कि जो इंटरनेशनल नेशनल जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आपस में मिले हुए हैं, सार्क की कंट्रीज इसमें शामिल हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, ट्रेड ब्लॉक्स बन गए हैं, यूनाइटेड नेशन की बात आ गई है, मूवमेंट्स हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट्स हो रही हैं, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस या नेशन स्टेट्स आपस में मिलकर काम कर रही हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या शो कर रही हैं, इन सबकी वजह से सबके लोगों में क्या डेवलप हो गई है, कॉमन गोल्स डेवलप हो गए हैं अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का लोगों का क्या गोल है, टेररिज्म खत्म करना है। पूरी दुनिया के लोगों का क्या गोल है कि हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। पूरी दुनिया के लोगों का क्या गोल बन गया है कि हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है। तो अब चूंकि पूरी दुनिया के लोग जैसे इकट्ठे हो गए, उनके गोल्स एक जैसे हो गए, उनके मकसद जो है वो यकसा हो गए हैं, सब जैसे एक सबके जैसे हैं। तो ये शो कर रहा है कि नेशनल जो बाउंड्रीज हैं वो इतनी ज्यादा आप ये कह सकते हो कि सेक्रेट नहीं रही, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज इस तरह से इतनी ज्यादा मौजूद नहीं रही। वो जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज जैसे खत्म हो रही हैं, और जो नेशन स्टेट का जो सिस्टम है इट बिगेन मूविंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल सिस्टम। ओके, जो नेशनल बाउंड्रीज हैं वो अब कह रहे हैं कि पहले जो हम ये कहते थे कि वो बाउंड्री बनी हुई है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ देख रही है, उसकी मर्जी के बगैर बाहर कुछ नहीं हो रहा या इन्वॉल्व नहीं। अब आप ये देखो कि अगर इंटरनेशनली कोई मूवमेंट होती है तो वो इंटरनेशनल मूवमेंट अब पाकिस्तान के अंदर भी लोग उसको उस मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट कर लेंगे। अब हमने हमने एज अ सॉवरेन नेशन स्टेट हो सकता है वो मूवमेंट हमारी नॉर्म्स वैल्यूज इथिक्स के मुताबिक ना हो, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि इंटरनेशनली लोगों को पता चल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल वो मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो नेशन स्टेट का जो सिस्टम है वो क्या चलना शुरू हो जाता है टूवर्ड्स अ ग्लोबल सिस्टम, कि नेशन स्टेट पहले एक नेशन तक महदूद थी, एक खास कौम खास रियासत तक महदूद थी कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ के क्या बन गया, ग्लोबल सिस्टम हो गया। अब ग्लोबली चीजें चल रही हैं, ग्लोबली लोग मूव कर रहे हैं, ग्लोबली उनके दरमियान इंटरेक्शन बन रही हैं। जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था, ये जो या इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट था, या भी कह सकते हो कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट था, ये खत्म होता जा रहा है, राइट। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द न्यूक्लियर एज एंड इट्स इम्पैक्ट, कि आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है दिस इज अ न्यूक्लियर एज। सम कंट्रीज आर ट्राइंग टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं, कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले के न्यूक्लियर वेपन्स बने हुए हैं हम उनको खत्म कर दें, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर एज ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है कि आपने कैसे करना है, नहीं करना, ऐसे करना है। इस चीज को देखो, अब ईरान की बात आती है या साउथ कोरिया की बात आती है, सॉरी नॉर्थ कोरिया की, ये वर्ल्ड इनको ये कह रही है कि दे आर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो उनकी इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, उनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमने इनसे ताल्लुकात नहीं रखने। तो ये शो कर रहा है कि ऑल्दो जो कंट्रीज हैं हम ये कहते हैं कि आजकल के टाइम पीरियड में द नेशन स्टेट्स आर सॉवरेन वन, अपने डिसीजन खुद लेंगी, अपनी चीज़ों को खुद देखेंगी, रिलेशनशिप मेंटेन करेंगी दूसरे कंट्रीज के साथ। लेकिन जब उनके ऊपर इस तरह की चीज़ आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, तो वो अपना जो फैसला उन्होंने लिया हुआ है, वो जो डिसाइड किया हुआ है कि हम ये फॉर एग्जाम्पल ये वेपन बनाने लगे हैं, तो वो हो सकता है सोचें। देखिए ईरान पे इसी वजह से कहते हैं, या नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं कि उनकी इकोनॉमी इसी वजह से डिस्टर्ब हुई है क्योंकि उनके इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्टर्ब हुई हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी। तो जो न्यूक्लियर फैक्टर है कहते हैं कि नेशन स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कि मॉडर्न नेशन स्टेट कहती है कि अपने आप को कभी कभी इनसिक्योर फील करती है, ठीक है, कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में, तो अपने आप को कैसे बचाए। ये जो बचाने का जो कॉन्सेप्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जा रहा है, ठीक है। थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। अब जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास जरिया भी है,
ठीक है, उनके पास कैपेसिटी भी है कि वो कर सकते हैं। अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट दे आर नॉट यूजिंग दीज वेपन्स इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर डिजायर्ड गोल्स, के जो उन्होंने गोल बनाए हुए हैं, उन गोल्स को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और कभी-कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी के पास हो भी, तो ज़रूरी नहीं है कि नेशनल पावर उस स्टेट की ज़्यादा हो जाए, ठीक है? अगर आप खुद ये ऑब्ज़र्व देते हो, करते हो, कुछ कंट्रीज़ के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दे आर नॉट दैट मच डेवलप्ड एज़ कंपेयर्ड टू अनदर न्यूक्लियर कंट्री, राइट? क्यों वो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल पावर इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन